पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। आज अजीत जी की शक्ल आप दूसरी देख रहे होंगे। पिताजी की पहली बरसी है, तो जो अपने यहाँ परंपरा है उसके हिसाब से उन्होंने मुंडन कराया है। तो अजीत जी, आज आप मोतिहारी में ही हैं और आज मोतिहारी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। बिहार में चुनाव है तो मोदी आएंगे जाएंगे, बोलेंगे। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, यह तो चुनाव के बाद तय होगा, क्योंकि अभी घोषणाएं तो होंगी ही होगी। आपको 2014 की घोषणा भी याद है कि मोदी ने कहा था प्रधानमंत्री बनने के पहले ही कि जब अगली बार मोतिहारी आएंगे तो मोतिहारी के चीनी कारखाने से हम यहाँ की चाय पियेंगे। तो खैर 11 साल गुजर गए, वह चीनी कारखाना शुरू नहीं हुआ। आज नीतीश कुमार फिर से बोले हैं। देखिए, हम कह रहे हैं नीतीश कुमार फिर से बोले। अब तो नीतीश कुमार बोलते नहीं हैं, उनके फैसले सामने आ जाते हैं, उनकी बैठकों की जानकारी मिल जाती है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो उन्हें मंच पर जाना और बोलना भी पड़ेगा, जिस रस्म की अदायगी वे कर रहे हैं। आज चूक नहीं हुई है नीतीश कुमार से, क्योंकि जब नीतीश कुमार बोलते हैं तो सभी की नजरें इस बात पर रहती है कि गलती कहां कर रहे हैं। नंदन बंदन अभिनंदन तो वह कराते ही रहते हैं, नमन कराते ही रहते हैं। तो प्रधानमंत्री की पॉलिटिकल यात्रा बिहार चुनाव को लेकर अभी जो यात्राएं हो रही हैं वह सरकारी यात्रा ही है, क्योंकि पैसे भी बचाने हैं पार्टियों का, और जो बातें हो रही है वह राजनीतिक बातें हैं। तो आज जब हमने मोतिहारी में नरेंद्र मोदी को सुना, नीतीश कुमार को सुना, सम्राट चौधरी को सुना, तो देखिए डबल इंजन सरकार की बातें कही गई। 2005 के पहले बिहार में कैसी हताशा थी, यह बात बताई गई। लेकिन आज आपने नोटिस किया होगा कि दोनों ही, मतलब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने यह नहीं कहा कि 2005 के पहले शाम को 6 बजे के बाद निकलना मुश्किल था। हम लोगों ने कल के ही कार्यक्रम में बिहार की विधि व्यवस्था, जिधर चिराग पासवान भी इशारा कर रहे हैं कि यह बिहार में क्या हो रहा है और बिहार की पुलिस, बिहार का प्रशासन क्या कर रहा है, यह चिंतनीय बात है। तो आज इस मुद्दे पर दोनों चुप रहे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़ों को प्राथमिकता देने की बात की। बिहार की राजनीति में पिछड़ों की आवश्यकता कितनी है यह हम और आप समझते हैं। और मोदी ने प्रशांत किशोर के मुद्दे को, जिसे लेकर लोग जुड़ रहे हैं जनसुराज के साथ, उधर भी ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। नारा दिया, समृद्ध बिहार, युवाओं को रोजगार। देखिए, मोदी बोले हैं और इसके पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि हम 2025 से 2030 के बीच 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। कहां से देंगे यह नहीं बताया जा रहा है, कहां से देंगे यह नहीं बताया जा रहा है। और दूसरी बात, इसे भी ध्यान रखने की बात जरूरत है कि मोदी कह रहे हैं समृद्ध बिहार, युवाओं को रोजगार, लेकिन बिहार में कल कारखाने लगेंगे, देश के बड़े उद्योगपतियों को कहेंगे, इसकी गारंटी वह नहीं दे रहे हैं। और जब इसकी गारंटी नहीं देंगे तो आप समझते हैं निहितार्थ क्या है और अंतिम में लक्ष्य प्राप्ति क्या होगा। हमें इसकी भी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल इसके मायने हैं कि नीतीश कुमार आजकल फैसले ले रहे हैं और हैंडल एक्स पर जानकारी दे देते हैं, इसके बाद कैबिनेट के अप्रूवल के लिए। मतलब नीतीश कुमार यह बताना चाहते हैं कि नेतृत्व तो वे ही कर रहे हैं, और जो वो फैसला करेंगे बाद में एनडीए को, बीजेपी को वह बराबर से क्रेडिट नहीं देना चाहते। यदि कैबिनेट में बात पहले लाई जाए, क्योंकि आपको पता है कि यह बात लीक हो गई थी कि 100 यूनिट बिजली सरकार फ्री देने जा रही है, कैबिनेट में इसका प्रस्ताव आने वाला है, तो वित्त विभाग ने कहा था कि ऐसा कोई प्रस्ताव है ही नहीं। लेकिन 2 दिनों बाद हैंडल एक्स पर नीतीश कुमार ने स्वयं कह दिया कि 125 यूनिट। तो अब बिहार में यह भी ट्रेंड देखने को मिलेगा, जो चुनाव करीब आ रहे हैं, क्योंकि बिहार के दूसरे मुद्दों को गौन किया जाना है कि वोट कैसे सरकारी पैसों से खरीदे जा सकते हैं। यह चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने का एक सफल फार्मूला देश भर में सरकार के पैसे से
आगे वह अमली जामा पहने न पहने, आपने देखा ही कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं घोषणा की थी कि महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के खाते में इतने रुपए पहुंच जाएंगे, लेकिन अब तक पहुंचे नहीं है। झारखंड की स्थिति क्या हो गई है, कर्नाटक की स्थिति क्या है फ्री बीज के चक्कर में, हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या है, और नीतीश कुमार, जो मुझे भाषण याद है कि करीब 1 साल पहले जब यह बात उठी थी कि फ्री बिजली दिया जाना चाहिए, तो नीतीश कुमार ने कहा था यह कभी संभव नहीं है। देखिए, अब तेजस्वी यादव कहेंगे और इसके एआई द्वारा तैयार जो कार्टून्स हैं वह बिल्कुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड भी किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की नकल कर रहे हैं। जनता के बीच भी यह बातचीत है, आपने 5 साल क्यों नहीं दिया? चुनाव जब करीब आया है और तेजस्वी यादव ने जब कहना प्रारंभ किया है, तो आप फैसले क्यों ले रहे हैं? तो अजीत जी, आगे आपकी टिप्पणी। सबसे पहले एक तो जो आज की रैली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसमें जो बातें हुई हैं वो अपनी जगह है, जिनके बारे में आपने कहा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस सभा की जो तैयारी हो रही थी वो अभूतपूर्व थी ज्ञानेश्वर जी। हमने कोई 6, 7 या 8 प्रधानमंत्रियों की सभा देखी है। इस मोतिहारी शहर में भी हमने हमको लगता है इंदिरा गांधी के समय जब वो आखिरी अपनी सभा के लिए आई थी, तब से हम प्रधानमंत्रियों की सभा देख रहे हैं। ऐसी अभूतपूर्व तैयारी हमने किसी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए हमने नहीं देखा कि ऐसी तैयारी हो। इतनी कुर्सियां लगाई जाए, इतना बड़ा पंडाल बनाया जाए, सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था की जाए। कई राज्यों की पुलिस यहाँ लगी हुई थी, कई अतिरिक्त IAS अधिकारी लगे हुए थे, और पूरे 1 महीने से लगातार लोगों ने बताया यहाँ की रात दिन काम हो रहा था। और वो 1.25 लाख 1.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था गांधी मैदान में की गई थी। और एक तरह से जितना छोटा कार्यक्रम हुआ, यहाँ काफी सारे लोगों ने ये कहा कि जितनी तैयारी थी, 10-10, 12-12 मंत्री यहाँ पे बैठे हुए थे और 20 से ज्यादा विधायकों को इस काम में लगाया गया था, अनेक MLC लगे हुए थे। उस हिसाब से प्रधानमंत्री की आए, उन्होंने भाषण दिया, वो चले गए, लोगों का मन नहीं भरा। उस तरह से लोगों को लग रहा था कि जितनी बड़ी तैयारी हो रही है, कुछ और बड़ी घोषणा होगी, कुछ और बड़ी सौगात चंपारण के लोगों को मिलेगी, दोनों चंपारण के लोगों को मिलेगी। वो एक निराशा हमको देखने को मिली कि वो लोग यहाँ एक तो चीनी मिल के बारे में निश्चित रूप से सुनना चाहते थे ज्ञानेश्वर जी की क्या होगा चीनी मिल का। वो बंद है इतने वर्षों से, और मोतिहारी की चीनी मिल है, सुगौली की चीनी मिल है, कई चीनी मिल, पूर्वी पश्चिमी चंपारण तो गन्ने की खेती के लिए मशहूर है। तो वो सब चीजें नहीं हुई। तो हम पहले वही बातें कर रहे हैं जो चीजें नहीं हुई। जैसे कानून व्यवस्था की बात नहीं कही गई, जंगल राज की बात नहीं कही गई, 2005 के पहले का बिहार कैसा था इसकी याद नहीं दिलाई गई। तो ये एक बड़ा डिपार्चर था जो स्टैंड रहा है, पॉलिटिकल स्टैंड रहा है दोनों पार्टियों का, उससे कि उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया, उस जो स्टैंड होता था पहले। और संभवतः इसका कारण यही है कि पिछले 2-3 महीने 4 महीने से जो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है, और खास तौर से ये इधर हाल के दिनों में जो गोपाल खेमका की हत्या हुई और चंदन मिश्रा की हत्या हुई, इसके बाद तो सरकार भी बैकफुट पर है। हालांकि इसको लेकर के भी एक और नैरेटिव हमको सुनने को मिला। आज ही कोई बीजेपी और जेडीयू के समर्थक, आपको भी सुनने को मिला होगा, हो सकता है। 2 बातें हमको सुनने को मिली ज्ञानेश्वर जी। एक तो ये कि ये इस तरह के जो अपराध हैं वो आरजेडी वाले करा रहे हैं, मतलब सरकार को बदनाम करने के लिए आरजेडी वाले अपराध करा रहे हैं। और दूसरा ये कि इससे आम आदमी पर क्या फर्क पड़ रहा है। इसमें 2 लोगों की दुश्मनी है, 2 लोगों का गैंगवार है, एक ने दूसरे को मार दिया, इससे आम आदमी को क्या फर्क पड़ना है। ये हमसे सवाल पूछा लोगों ने, कई लोगों ने पूछा। हमने कहा कि भाई कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा कि तो हमको क्या फर्क पड़ रहा है। पहले होता था कि हमसे लूट होती थी, पहले होता था कि हमसे रंगदारी मांगी जाती थी। आम आदमी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर का बेटा किडनैप कर लिया जाता था, उससे रैंसम मांगा जाता था, तो आम आदमी सफर करता था। आज आम आदमी को उसका कहना था कि अपराध से प्रभावित नहीं हो रहा है, अगर हत्याएं हो रही हैं। तो ये भी एक नैरेटिव सुनने को मिला। लेकिन इसके बावजूद अजीत जी, इस नैरेटिव का जवाब मैं देता हूं। देखिए, 2005 के पहले जब नीतीश कुमार संघर्ष कर रहे थे लालू राबड़ी के शासन को समाप्त करने के लिए, तब जो अपराध होते थे, तब लालू यादव और राबड़ी देवी कहा करते थे कि यह विपक्षियों द्वारा कराया जा रहा है। मुझे किसलय अपहरण कांड भी याद है। लालू राबड़ी की सत्ता में आखिरी किल था वह अपहरण कांड। तब भी लालू यादव ने कहा था कि यह विरोधियों की चाल है, सरकार को बदनाम करने की साजिश है। आपको पता होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भागलपुर के सैंडविच कंपाउंड में कहा था, मुझे मेरा किसले लौटा दो। और जो दूसरी बात जो वो कह रहे हैं, जो तर्क दे रहे हैं कि इससे उनकी जिंदगी पर क्या असर होता है। देखिए,
क्या असर होता है यह जाकर देखिए पारस अस्पताल में, यह जाकर देखिए दूसरे अस्पतालों में भर्ती मरीजों के बीच खौफ को परकर। आप देखिए चंदन मिश्रा मारा गया, चंदन मिश्रा से मेरी कोई सहानुभूति नहीं, लेकिन जिस तरीके से अपराध को अंजाम दिया गया हमने कल भी चिंता व्यक्त की थी, और फिर हम कह रहे हैं कि यदि उन अपराधियों को कल रोकने की कोशिश किसी ने की होती, चाहे वह आमजन होता, हॉस्पिटल का प्रबंधन होता, हॉस्पिटल के गार्ड होते, तो वहां सिर्फ चंदन मिश्रा ही नहीं मारा गया होता, जितनी तैयारी के साथ गए थे 10 लोग भी मारे जा सकते थे। तो आपको देखिए जेडीयू बीजेपी वालों को जो कहना है और जो कह रहे हैं उनसे तो यह पूछा ही जाना चाहिए कि चिराग पासवान जो विधि व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, क्या गलत उठा रहे हैं, क्या गलत उठा रहे हैं? जी जी जी। हाँ, तो ये दोनों पार्टियों के समर्थकों की राय थी जो हमको सुनने को मिली, हमने आपने उसका जवाब दे ही दिया, ठीक है। लेकिन नरेंद्र मोदी भी नहीं बोले आज, मतलब उन्हें इसी वजह से नहीं बोले क्योंकि उनको पता है कि ये चीजें अभी लोगों के साइकी में हॉन्ट कर रही होंगी, लोगों के दिमाग में ये बात बैठी होंगी कि कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है बिहार में, तो उस पर नहीं बोले। सबसे जो महत्वपूर्ण बात, 2-3 चीजें जो हमको ध्यान में आई उनके प्रधानमंत्री के भाषण से, नीतीश कुमार जी के भाषण पर तो हम उसके बाद आते हैं, उसमें उन्होंने पलायन शब्द तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन पलायन रोकने की योजना पर चर्चा की, उन्होंने इसका जिक्र किया। समृद्ध बिहार, युवाओं को रोजगार, उन्होंने ये नारा दिया। आप देखिए कि ये नारा पिछले कुछ दिनों से बिहार में कितना पॉपुलर हुआ है। पलायन रोको, नौकरी दो, ये यात्रा निकाली थी कन्हैया कुमार ने। उसके पहले प्रशांत किशोर ने एक एजेंडा सेट किया था कि बिहार से पलायन रुकना चाहिए, और उन्होंने तो एक टाइमलाइन दे दी है कि इस बार छठ में आइएगा तो आप निश्चिंत होकर के आइए, आपको नहीं जाना होगा बाहर कमाने के लिए। तो ये जो एजेंडा सेट हुआ है कि पलायन रोकना है, बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार देना है, आज प्रधानमंत्री उस एजेंडे पर, उस नैरेटिव को एड्रेस करते हुए दिखे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी कोशिश है कि बिहार के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिले। यही बात तो हम लोग मांग कर रहे हैं, यही बात तो हम सब लोग चाहते हैं कि लोगों को, बिहार के नौजवानों को कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। 10,000 12,000 रुपए की नौकरी के लिए हम कह रहे हैं, जिसकी 2 लाख रुपए की नौकरी लग रही है, 5 लाख रुपए की नौकरी लग रही है, जो इसरो में जा रहा है, IAS IPS हो रहा है या अमेरिका जा रहा है, वो तो जाए कमाने। 10,000 12,000 रोजगार के 10,000 12,000 रुपए महीने के लिए जो लोग बाहर जाते हैं उनको नहीं जाना पड़े। 25,000 रुपए के रोजगार के लिए जाकर के 12 घंटे 14 घंटे जो लोग काम कर रहे हैं उनको रोजगार बिहार में मिल जाए। जो सरकारी सेवा में जाएंगे या बड़ी मल्टीनेशनल्स में जाएंगे वो तो जहां जाए वहां जाए। तो ये आज प्रधानमंत्री के भाषण का एक थ्रस्ट था कि बिहार के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को बिहार में रोजगार मिले। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इसके लिए उनकी क्या योजना है, क्या फैक्ट्री लगने वाली है बिहार में। बिहार में जो बंद पड़ी हुई फैक्ट्रियां हैं वो चालू होने वाली हैं, उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि ज्ञानेश्वर जी की चंद्रबाबू नायडू 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अपने यहाँ ले गए। नया टाउनशिप बन रहा है, नई राजधानी बन रही है उनकी, जो वो बना रहे हैं अमरावती में, उनका पुराना प्रोजेक्ट, पुराना ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो हम लोगों के यहाँ कोई नया शहर बसाने की बात क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल, हर राज्य में नया शहर बसता है। हम लोगों ने देखा कैसे आज आप उत्तर प्रदेश देखिए, आप खुद भी रहते हैं नोएडा में, गाजियाबाद की तरफ, आप एक ग्रेटर गाजियाबाद अब बन रहा है। नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा बना और अब न्यू नोएडा बन रहा है जो मुरादाबाद तक जाएगा। तो न्यू नोएडा, ग्रेटर नोएडा, न्यू नोएडा, फिर गाजियाबाद, ग्रेटर गाजियाबाद अब बन रहा है। इसी तरह से गुरुग्राम विकसित हुआ, चंडीगढ़ मोहाली विकसित हुआ, आज वहां आंध्र प्रदेश में नया शहर विकसित हो रहा है। बिहार में तो सबसे ज्यादा नए शहर विकसित करने की जरूरत है। हम लोग कितनी बार बात कर चुके हैं कि पटना पर सारा जोर है। प्रधानमंत्री अगर कोई नया शहर बसाने की योजना घोषित कर दें, कोई नया प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा कर दें, 50,000 20,000 25,000 करोड़ रुपए की योजना जिसमें बिहार के लोगों को रोजगार मिले, वो नहीं हुआ है। हो सकता है कि आगे उसकी घोषणा हो, वो आए पलायन के मुद्दे पर, बिहार के युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर आज बोले। ये भी एक शुरुआत है, इसको हम शुरुआत मान सकते हैं कि उन्होंने उस एजेंडे को रिस्पॉन्ड किया जो अपोजिशन की पार्टी बिहार में सेट कर रही है जी। पलायन रोकना है, बिहार के लोगों को रोजगार देना है। ये एक स्ट्रेटजी, एक हमको लगा कि उनके भाषण में मार्क करने वाली बात थी। दूसरी बात जो थी ज्ञानेश्वर जी, अजीत जी पहली बात के बीच में रोकते हैं। देखिए 10,000 और 12,000 की नौकरी, देखिए क्या स्थिति हो गई, क्या मानसिकता हो गई है। देखिए बिहार में सरकारी विभागों की बात करें तो वहां खरीदगी की बड़ी चिंता होती है कि हाँ इसे खरीद लेना है। और खरीदगी की चिंता क्यों होती है, खरीदगी के पीछे का खेला क्या होता है आपको पता है। देखिए बिहार पुलिस में लगातार गाड़ियां खरीदी जा रही है, अभी और कई हजार गाड़ियां खरीदी जानी है, लेकिन उसके पहले ड्राइवर की भर्ती नहीं होती।
उसके पहले ड्राइवर की भर्ती नहीं होती है। और फिर ड्राइवर कैसे रखे जाते हैं, ड्राइवर किस किस्म के रखे जाते हैं, यह सबको पता है। आप देखिए, मतलब पलायन की बात करते हैं, मुझे दिल्ली में एक ओला ड्राइवर मिला, बिहार का ही रहने वाला है। किस तरीके का भय है। हमने पूछा कि दिल्ली में कितना कमा लेते हो, कितना पगार है। उसने कहा 20,000 रुपए। हमने कहा खर्चा कितना है, उसने कहा 10,000 रुपए। 10,000 रुपए शायद बचा ले रहा है। पटना में भी और बिहार के दूसरे हिस्से में भी ड्राइवर का पगार 15,000 से 18,000 रुपए हो गए हैं। लेकिन इसके बाद भी आपको अच्छे ड्राइवर बिहार में नहीं मिल रहे। और जो 10,000 रुपए बचाने के लिए जाकर दिल्ली में गाड़ियां चला रहा है, हमने उसका दर्द पूछा। उसने कहा कि देखिए, बिहार में टैक्सी चलाने में डर लगता है। हमने कहा क्या? तो उसने कहा कोई अवांछित तत्व न बैठ जाए, कोई अपराधी न बैठ जाए, और इससे बड़ा डर कि गाड़ी में कोई 1 लीटर शराब लेकर बैठ गया तो गाड़ी मेरी जब्त हो जाएगी। जो हमारे साथ बैठ रहा है, जो यात्री है, मुझे क्या पता उसके साथ क्या है। तो इस तरीके का खौफ है अजीत जी। और देखिए, कल मुझे एक जानकारी मिली थी, अभी इस पर हम और भी मतलब पुष्ट कर लेंगे, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी में बिहार सरकार के पास जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है, जो एडिशनल प्रधानमंत्री के साथ कारकेड में होता है, उसे एसटीएफ वालों ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वह आउटडेटेड था या प्रॉपर मेंटेन नहीं था। तो इसके कारण झारखंड से गाड़ी मंगानी पड़ी। मैं फिर से कह रहा हूं, यह खबर जो है वो पावर कॉरिडोर्स में चल रही है, इसे हम फिर से कंफर्म करेंगे। तो स्थिति ये है, खरीदने के लिए आप आतुर रहते हैं। आपको कोरोना का काल भी याद होगा, जब अस्पतालों में मशीनें थी लेकिन टेक्नीशियंस नहीं थे। तो बिहार में बिना तैयारी के सब कुछ होता है, और यह बिहार की सबसे बड़ी पीड़ा है अजीत जी। यह एक लॉजिस्टिक्स की समस्या हमेशा बिहार में रहती है, स्किल लेबर की समस्या हमेशा रहती है बिहार में। लेकिन वो भी हमको बड़ी हैरानी होती है कि पता नहीं क्यों बिहार के लोग जाकर के दूसरी जगह बहुत स्किलफुल तरीके से काम करते हैं, बिहार में नहीं कर पाते हैं। बिहार से बाहर जब जाते हैं तो बड़ी मेहनत भी करते हैं और बड़ी ईमानदारी से भी काम करते हैं, बहुत कौशल दक्षता के साथ काम करते हैं। वही लोग बिहार में काम नहीं कर पाते हैं। ये एक अलग समस्या है। ये जो बिहार के लोगों की समस्या है वो हिंदुस्तान के लोगों की समस्या है। हम लोग बाहर जब देश के बाहर चले जाते हैं तो वहां बहुत अच्छा काम करते हैं, कानून का पालन करते हैं। अपने देश में रहते हैं तो कानून का पालन नहीं करते हैं। तो ये स्किल्ड लेबर की भी एक समस्या है। वो पता नहीं बिहार में क्यों नहीं काम कर पाते हैं लोग। और जो लॉजिस्टिक्स की समस्या आपने कही, गाड़ियों के रख रखाव की हो, पुलिस के हथियार की रख रखाव की हो, वो मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम तो बिहार में हमेशा रहता है। खरीद कर लीजिए, उसका मेंटेन उसको नहीं किया गया, उसका रख रखाव ठीक ढंग से नहीं हुआ, क्योंकि खरीद में पैसे कमाने होते हैं। तो वो एक समस्या तो है बिहार में हमेशा। तो अब हम लोग इससे इतर एक कुछ बड़े मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार नौकरी की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। रोजगार मिले, रोजगार तो जो युवा यहाँ कर ही रहे हैं। हम दिल्ली में देख रहे, पटना में, मोतिहारी में देख रहे हैं, पटना में देख रहे हैं कितनी भीड़ है रोजगार, स्वरोजगार करने वालों की। ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार की क्या व्यवस्था हो सकती है, क्या फैक्ट्री लगनी है, क्या इन्वेस्टमेंट आना है यहाँ। जो लोग गुजरात में इन्वेस्ट करते हैं या महाराष्ट्र तमिलनाडु में करते हैं, उनमें से कितने इंडस्ट्रियलिस्ट से बात हुई है, कितने लोगों को भारत सरकार दबाव डालेगी। बिहार सरकार अपने नियमों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कितना आसान करेगी कि यहाँ आकर के लोग आए और 1 महीने में या 15 दिन में उनको लाइसेंस मिल जाए, वो अपना काम शुरू कर सकें। तो ये सब चीजें करने की बात है। फिर आपको यहाँ रोक रहे हैं। आप सोचिए, बिहार में उद्योग की बात कर रहे हैं। बियाडा का एमडी दिल्ली में बैठता है। पिछले 1 वर्ष से बियाडा का कोई एमडी नहीं है। एडिशनल चार्ज में बिहार के जो दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर हैं कुंदन कुमार, वो हैं। आप सोच लीजिए कि आप इंडस्ट्री के प्रति कितना चौकन्ना है। बिहार में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपना नहीं है, वह अतिरिक्त प्रभार में कोई दूसरे हैं। तो आपके पास प्राथमिकता कहां है? नीतीश कुमार कह रहे हैं 1 करोड़ रोजगार दे देंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं, सिंगल विंडो सिस्टम की बात आप भी कर रहे हैं, और आसानी से काम की बात आप भी कर रहे हैं। बियाडा बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर 1 साल से पूर्णकालिक नहीं है। जिन्हें जिम्मा दिया गया है वह दिल्ली में बैठते हैं। दिल्ली में बिहार के रेजिडेंट कमिश्नर हैं। यह प्राथमिकता है, समझ लीजिए जी। हाँ, तो इसलिए जब प्रधानमंत्री कहें या मुख्यमंत्री कहें, जब वो रोजगार की बात करते हैं और उद्योग लगाने की बात होती है, बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार देने की बात होती है, तो उसको कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। उसका कारण यही है।
अभी हम यहाँ मोतिहारी आने के बाद हमने खबर पढ़ी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ग्रीन इंडस्ट्री लगाने वाले जो लोग हैं, जो हरित नॉर्म जो है, जो ग्रीन नॉर्म्स है, उसका पालन करते हुए उनको सिर्फ 3 हफ्ते के भीतर ही उनको परमिशन मिल जाएगी, इंडस्ट्री की सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी जाएंगी। ये एक नया इनिशिएटिव है सरकार का। तो सरकार को अपनी तरफ से जो इनिशिएटिव लेना चाहिए है, जो प्रयास करने चाहिए, वो भी नहीं हो रहे हैं। तो बिहार के लोगों को ऐसे यहाँ करके मतलब कह देने में क्या जा रहा है, चूंकि एजेंडा सेट कर दिया प्रशांत किशोर ने, तेजस्वी भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है कि पलायन रोको, रोजगार दो, नौकरी दो। तो उसकी बात आज प्रधानमंत्री ने की कि हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ रोजगार देना चाहते हैं। तो ये एक रोजगार का एजेंडा, ये एक अच्छी बात है कि बिहार के चुनाव में इस बार रोजगार का एक एजेंडा बना है। अपोजिशन के कहने से बना है, सरकार के लोग भी उसकी बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। कितना मिलेगा ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन रोजगार की बात हो रही है चुनाव में, ये हमको अच्छा लगा। 4 महीने पहले रोजगार की बात हो रही है। जी, राजनीति की बात करें तो प्रधानमंत्री ने बड़ी बारीक तरीके से पिछड़ा पहचान और पिछड़ी राजनीति के ऊपर फोकस कर दिया। उन्होंने उस पर एक वो ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि जो पिछड़ा है वो प्राथमिकता है। देखिए, प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहते हैं कि हम 4 ही जाति मानते हैं। वो जाति में भी कहते हैं कि हम विश्वास नहीं करते हैं। 4 ही जाति मानते हैं कि महिला है, गरीब है, युवा है और युवा है, किसान है। किसान है, गरीब है, युवा है और महिला है। ये 4 जातियां हैं। तो बाकी कोई जाति हमारे लिए नहीं रहती है। फिर भी उन्होंने उसी में गरीब को ध्यान में रख के कहा, या जिसको भी रख के कहा कि जो पिछड़ा है वो हमारी प्राथमिकता है। लेकिन बिहार में जब आप पिछड़ा कहते हैं तो ये माना जाता है कि आप पिछड़ी जाति की बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने ये कहा और लोगों ने यही मैसेज समझा भी कि उन्होंने कहा है कि जो पिछड़ा है वो हमारी प्राथमिकता है। आप देखिए, नीतीश कुमार हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, दोनों पिछड़ी जाति से आते हैं। अपने पिछड़ा पहचान को नीतीश कुमार तो कम जाहिर करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा जाहिर करते हैं। वो बताते हैं कि वो अति पिछड़ी जाति से हैं और इसका एक मैसेज भी बनता है लोगों के बीच में। तो उसको एड्रेस किया है। पता नहीं कैसे हो सकता है कि कोई फीडबैक हो, या जो असर्ट है, जिस तरह से असर्ट कर रहे हैं तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर का जो असर्टिव तरीका है, उससे लग रहा हो कि कहीं पिछड़ा अति पिछड़ा वोट न टूटे। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि जो पिछड़ा है वो हमारी प्राथमिकता है। हालांकि फिर यहाँ हम कहेंगे ज्ञानेश्वर जी की जो पिछड़ा है वो प्राथमिकता है, तो उसके लिए क्या करेंगे ये उन्होंने नहीं कहा। ये बहुत स्पेसिफिक कोई चीज नहीं बताई कि वो क्या चीज होगी जो पिछड़ों को प्राथमिकता में रख के हम देंगे। नीतीश कुमार जो कर रहे हैं उससे अलग क्या होगा? नीतीश कुमार ने तो पिछड़ा अति पिछड़ा का अपने आरक्षण की व्यवस्था कर ही रखी है। उन्होंने जो अपने महिलाओं के लिए भी अलग से उन्होंने जो आरक्षण की व्यवस्था हो उसको अभी किया ही, डोमिसाइल भी लागू किया। तो प्रधानमंत्री आज हमको लगा कि सूत्रों में ज्यादा बोले, बिल्कुल, कि समृद्ध बिहार और युवाओं को रोजगार, ये भी एक सूत्र है, नारा है। जो पिछड़ा है वो प्राथमिकता है, ये भी सूत्र है, एक नारा है। तो एक्चुअल जो क्या होना है, जो आप बोलते हैं, जिस तरह से नेता को बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री को, नेता छोड़ दीजिए, आज तो बीजेपी नेता की तरह नहीं, आप, ये सरकारी कार्यक्रम था और सारे मंत्री मौजूद थे वहां। तो प्रधानमंत्री को कुछ स्पेसिफिक जो कहना चाहिए, तो स्पेसिफिकेशन की कमी थी ज्ञानेश्वर जी। और जानते हैं कि वो डिटेल्स में तमाम चीजें होती हैं कि जब आप डिटेल्स बताते हैं तो उससे पता चलता है कि एक्चुअल में क्या मिलना है। तो डिटेल्स नहीं दिखा उसमें कि पिछड़ा है तो प्राथमिकता। आज नरेंद्र मोदी ने एक और बात कही, लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने कहा उसके पहले मुझे अश्विनी कुमार चौबे का बयान याद आ रहा है। अश्विनी कुमार चौबे जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी, नगर विकास मंत्री बने, तो उन्होंने पहला बयान दिया था, पटना को पेरिस की तरह बना देंगे। पटना कैसा बना, पटना किस रूप में है, पटना में पुल पुलिये बने हैं, ओवरब्रिज बने हैं, मेट्रो भी आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 2019 में पटना के आधे हिस्से में, राजेंद्र नगर जैसे महत्वपूर्ण इलाके में बाढ़ की क्या स्थिति थी, यह भी हमने आपने देखा है। तो आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम पटना को पुणे की तरह डेवलप कर देंगे। अब पुणे की तरह डेवलप करने की बात उन्होंने क्यों कही, कैसे कही, और क्या इसके लिए पहले कोई तैयारी की गई, नीतीश कुमार से कोई बातचीत हुई? क्योंकि मैं पटना का रहने वाला हूं और मुझे इस बात की पीड़ा हमेशा होती है कि पटना का कोई टाउन प्लान नहीं है। जहां जो मर्जी हो वहां आप बना लीजिए। पटना में कोई इलाका नोटिफाइड नहीं किया जाता है। और हम फिर से कहते हैं, आप कहेंगे कि पटना का विकास बिहटा तक, पटना का विकास सोनपुर तक, पटना का विकास मसौरी तक, पटना का विकास फतुहा तक, लेकिन सिर्फ जमीनें महंगी हुई है और बालू और दारू की कमाई से, या फिर जो भ्रष्टाचार है उसकी कमाई से जो जमीन की कीमतें बढ़ी है, वह चिंताजनक है।
लेकिन स्थिति ये है कि 14 किलोमीटर का पटना यह विस्तार का दंश झेलता है। 3,000 रुपए कमाने के लिए भी पटना शहर आना है और बच्चों को पढ़ाने भी पटना शहर आना है, डॉक्टर से दिखाने भी पटना आना है। तो नरेंद्र मोदी ने आज पता नहीं कैसे, देखिए उन्होंने कह दिया कि पटना को पुणे की तरह डेवलप करेंगे, सूरत की तरह संथाल परगना को डेवलप करेंगे, जयपुर की तरह जलपाईगुड़ी को डेवलप करेंगे, बेंगलुरु की तरह बीरभूम को आगे बढ़ाएंगे। नीतीश कुमार से कोई बात हुई, कोई टाउन प्लान बना कि या फिर कह दिया गया कि हाँ बस एक लॉलीपॉप है, सुन लो भाई, पटना पुणे बनेगा, जमीन की कीमतें और मांगी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम तो अभी 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के सांसद हैं और उन्होंने काशी को क्योटो बनाने की बात कही थी। तो काशी तो कितना क्योटो बना, ये तो काशी के लोग ही नहीं, हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग का जाना आना रहता है। बनारस आप भी वाराणसी गए होंगे, बिहार के तो बहुत सारे लोग जाते हैं। तो क्योटो नहीं बना है, एकदम क्योटिक शहर हो गया है, इतना क्योस हो गया है, इतनी अव्यवस्था हो गई है वहां, इतनी भीड़ है वहां। उसको क्योटो की तरफ बनने में 1% भी क्योटो की तरह नहीं बना है काशी 11 साल। काशी तो क्योटो नहीं बना। दिल्ली को 30 साल से हम 4-5 मुख्यमंत्री देख चुके जिन लोगों ने दिल्ली को शंघाई की तरह डेवलप करने की बात कही है, तो शंघाई का 1% भी दिल्ली नहीं बन सका है। तो इसलिए ये सारी बातें हैं कि आप पुणे तो एकदम प्रतीक उन्होंने बहुत सही चुना है ज्ञानेश्वर जी, क्योंकि पुणे जो है वो आपको ध्यान है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हब है पुणे, और जितने जो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हैं, आईटी बेस्ड सर्विसेज हैं, उनकी कंपनियों के हेडक्वार्टर है वहां। तमाम बड़ी कंपनियां जो टॉप 5 दुनिया की आईटी की कंपनियां हैं, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की कंपनियां हैं, जो फिनटेक कंपनियां हैं, उनके ऑफिसेज हैं वहां पुणे में। जो हम लोग कहते हैं कि बिहार में आप क्यों नहीं आईटी पार्क खोल दे रहे हैं, बिहार में क्यों नहीं कॉल सेंटर्स लगे, या बिहार में आईटी बेस्ड सर्विसेज की कंपनियां क्यों नहीं बनी, बिहार में सॉफ्टवेयर पार्क क्यों नहीं बने। तो पुणे इन सब का हब है। आप अगर सचमुच ईमानदार हैं तो पुणे की तरह बना दीजिए, पुणे की तरह ही बनेगा। हम ये नहीं कह सकते बहुत हेवी इंडस्ट्री आप पटना में लगा सकते हैं, लेकिन पुणे की तरह जो आईटी बेस्ड सर्विसेज हैं, सॉफ्टवेयर पार्क हैं, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हैं, इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां खुल सकती हैं। तो ये अगर बनाना चाहते हैं तो सचमुच पुणे की तरह पटना बन सकता है। खाली प से प का अनुप्रास मिलाने से नहीं बात बनेगी। आपको उसके लिए बिहार सरकार, केंद्र सरकार दोनों को मिल करके इसके लिए काम करना होगा। ये हो जाए तो देश भर में और देश भर में जो बिहार के नौजवान जा करके आईटी की कंपनियों में काम करें, वो सब आके पटना काम करें। तो ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, क्या इसके पहले नीतीश कुमार से इसके पहले क्या नीतीश कुमार से बात हुई होगी? जो नीतीश कुमार बिहार में नवोदय विद्यालय खोलने के लिए और केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए जमीन देने को तैयार नहीं होते हैं। पटना एयरपोर्ट का नया एयरपोर्ट बनना है बेटा में, एक गांव के पचड़े के कारण फैसला नहीं हो पा रहा है। तो जब आप पुणे बनाने की बात करेंगे तो पर्याप्त लैंड आपको एक्वायर करना पड़ेगा। आपने अभी कहा कि देखिए ग्रेटर नोएडा के बाद अब न्यू नोएडा बन रहा है, गाजियाबाद के बाद ग्रेटर गाजियाबाद बन रहा है। तो नीतीश कुमार इतना बिल पावर इकट्ठा कर पाएंगे? नरेंद्र मोदी ने बात कर ली है कि हाँ हम जमीन देंगे और आईटी कंपनियों को बुलाएंगे, आईटी कंपनियां आकर नहीं बोल लेगी। नहीं देख, अगर ऐसी कोई बात हुई होती ज्ञानेश्वर जी, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार भी अपने भाषण में ये बात कहते, इस तरह का कोई जिक्र करते। नीतीश कुमार ने तो कुछ कहा नहीं। इसका मतलब कि एक तरफा तरीके से प्रधानमंत्री को कुछ नई बातें कहनी थी बिहार के लोगों को, तो उन्होंने अपनी तरफ से ये बात कह दी, क्योंकि कोई कोऑर्डिनेशन इस बात को लेकर के नहीं मिला। नीतीश कुमार की बातों में, नीतीश कुमार का भाषण जो था, उस भाषण में ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं हुआ। किसी इंडस्ट्री लगाने की, बिहार के लोगों को ज्यादा से यहीं रोजगार देने की, पलायन रोकने की, वो अपनी पुरानी बातों पर वो करते रहे। वो प्रधानमंत्री ने कितना कुछ दिया है बिहार को, जब आते हैं तो बिहार को कुछ दे करके जाते हैं, बिहार के लिए कुछ करके जाते हैं। आप सब लोग खड़े होइए, नमन करिए, हम बार बार नमन कर रहे हैं, सब लोग खड़े होइए, नमन करिए। तो प्रधानमंत्री की ने जो कहा, जितनी बातें कही, उसकी कोई पूर्व पीठिका जो होती है, जो बनाना, भूमिका जो बनाना होता है, वो नीतीश कुमार के भाषण में नहीं दिखा। ये नहीं दिखा कि बिहार के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आईटी जो बिहार में इंडस्ट्री डेवलप करने की गुंजाइश कम है, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री जो है, सर्विस सेक्टर जो है, आखिर रामविलास पासवान जी जब चाहते थे तो वो होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट यहाँ खोलने की पहल तो कर दी थी की ना उन्होंने। तो आप सर्विस बेस्ड जो इंडस्ट्री है, जिस सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री जो है, क्योंकि हमारे पास मैन पावर है और सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के लिए हमको किसी और रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं है, तो वो इंडस्ट्री तो खोली जा सकती है ना। जो हमने कहा आईटी की हो, सॉफ्टवेयर की हो, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की हो, हॉस्पिटलिटी की हो, तो वो कोई बात नीतीश कुमार के भाषण में हमको सुनने को नहीं मिली।
प्रधानमंत्री ने जरूर इस तरह की बातें कही, 2-3 बातें जिन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन तो निश्चित रूप से लैग कर रहा है कि दोनों सरकारों में। प्रधानमंत्री ने कहा, जो आपने पहले अपने शुरुआती उसमें कहा कि बिहार में हताशा का दौर था। प्रधानमंत्री के शब्द थे ये कि 2 दशक पहले जो हताशा का दौर था, उससे निकल करके बिहार अब डबल इंजन की सरकार में बिहार तरक्की कर रहा है। तो डबल इंजन की सरकार में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है कि बिहार सरकार कोई प्लान लेकर के जाए। अभी जैसे चुनाव है तो बिहार के मंत्री तो आधे मंत्री तो भागते दिल्ली अपनी अपनी योजनाएं लेकर के, भारत सरकार से पैसे पास कराते, उसकी घोषणा होती, उन पैसों के इन्वेस्टमेंट की बात होती। तो ये नहीं दिख रहा है कहीं कि बिहार सरकार के मंत्री या मुख्यमंत्री जाकर के दिल्ली बैठे हैं, मंत्रालयों के चक्कर काट रहे हैं, फाइल्स लेकर के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, होम मिनिस्टर से मिल रहे हैं। ये नहीं हो रहा है। तो कुल हमको ये लगा कि सब भाषण देने लगे। अब इसकी जरूरत क्या बच गई? देखिए, प्रधानमंत्री के सामने नीतीश कुमार ने कह दिया हमने फ्री बिजली दे दी। 1 साल पहले कह रहे थे कहां, यह बिल्कुल फालतू की बातें हैं। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नकलची सरकार हो गई है। तो अब तो भाई वोट खरीदना है, जो देश का फार्मूला है, जिससे नीतीश कुमार की इकोनॉमिक सहमत नहीं होती थी, अब नीतीश कुमार भी सहमत हो गए। और उन्होंने देखिए पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाया हुआ, बहुत ही आवश्यक था। अब बिहार में बिजली फ्री ही हो गई, मान लीजिए 125 यूनिट तक। हमारे आपके लिए फ्री नहीं हुई है, लेकिन मतलब अब 1,67,00,000 उपभोक्ताओं की बिजली फ्री हो गई। 1,86,00,000 शायद उपभोक्ता है, तो बिजली फ्री हो गई। और यह भी कहा गया कि आगे और भी देंगे। तो जब देकर कहीं वोट ले लेना है, पैसा देखिए पार्टी दे या सरकार दे, अब सरकार में है तो अब सरकार देंगे, तो रिश्वत देकर वोट खरीदे जाने हैं, यह बात भी तय है। बिल्कुल, पहले भी ज्ञानेश्वर जी देखिए, चुनाव के पहले चुनावी वादे किए जाते थे, जी। तो वो और उन वादों पर आमतौर पर जनता भरोसा नहीं करती थी कि भाई नेता का काम है तो कहते ही है, हर बार लोग कह के चले जाते थे। लेकिन वो फिर एक कलेक्टिव गुड की बात होती, सामूहिक विकास की, सामूहिक कार्य की बात होती थी कि आपके यहाँ हम कारखाना बनवाएंगे। एक समय तक तो, अभी 10-20 साल पहले तक तो सड़क बनवाने को ही विकास माना जाता था कि सड़क बनवाएंगे, बिजली आपके यहाँ लगवा देंगे, इसी को विकास माना जाता था। कोई एक फैक्ट्री की बात हो जाती थी। अब उससे आगे बढ़ गए हैं। अब नेता उस तरह की बातें नहीं करते हैं, सामूहिक विकास की, सामूहिक कल्याण की बातें उस तरह से नहीं कही जाती हैं। इंडिविजुअल लोगों को क्या फायदा पहुंचा सकते हैं, तो ये एक फॉर्मूला देखिए। ये भी दिल्ली, यही बिहार में, मोतिहारी में हमको सुनने को मिला कि भाई 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई। तो एक बड़ा वर्ग जिसके घर में सिर्फ पंखा चलता है और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स नहीं है, मतलब वॉशिंग मशीन नहीं है, फ्रिज नहीं है, या और बड़े एसी वेसी नहीं लगे हुए हैं, तो आप पंखा चलाइए, बिजली जलाइए, आपका काम उतने में चल जाएगा 125 यूनिट में। आपको घर में अगर कोई महिला है, वृद्ध महिला है, कोई विधवा है, कोई दिव्यांगजन है, तो 1100 रुपए का पेंशन उसको मिल जाएगा। बिहार सरकार हो सकता है कि कोई और योजना लेकर के आए महिलाओं के लिए, उसका पैसा मिल जाएगा। किसान के नाम पर अगर आप रजिस्टर हैं तो 500 रुपया महीना केंद्र सरकार दे ही दे रही है आपको, और 5 सदस्य हैं तो 25 किलो अनाज आपको मिल ही रहा है। तो आपको करना क्या है, आप सिंपल इस तरह से रहिए एकदम। जो हम लोग पहले जिस पर सवाल उठाते थे कि एकदम कोई काम नहीं है, निकम्मा बना देने की जो योजनाएं हैं, अच्छा फिर ये सारे पैसे उन्हीं से वसूले जाएंगे। ये पैसे कौन देगा? जो जीएसटी हर महीने हम लोग देखते हैं ज्ञानेश्वर जी की 2 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी वसूली गई, तो ये पैसा कौन देता है? जीएसटी हम देते हैं, आप देते हैं, लेकिन जो 3,000-5,000 कमाने वाला है महीने का, वो भी देता है जीएसटी, हमारे यहाँ बराबर ही देता है। बिल्कुल। तो वो पैसा उसी को देना है, जीएसटी देना है उसको। जो इनकम टैक्स दे रहा है वो दे रहा है, उसी टैक्स के पैसे से घूम फिर करके थोड़ा बहुत आपको ले आकर के दे दिया गया कि ये लीजिए बिजली फ्री हो गई आपकी, ये लीजिए आपको 5 किलो अनाज मिल गया, ये लीजिए आयुष्मान भारत में आपको बीमा मिल गया, ये लीजिए आपको किसान सम्मान निधि मिल गई। उसी में से 500, 1000, 2000 रुपए आप दे दिए और जनता उसमें खुश है, उसी आधार पर वोट दे रही है। कोई आदमी ये नहीं पूछ रहा है कि ये पैसा जो आप देश का और बिहार का जो फिस्कल प्रूडेंस, फिस्कल डिसिप्लिन है, उसको आप जो तोड़ रहे हैं, जो वित्तीय अनुशासन तोड़ रहे हैं, उसको कैसे ठीक करेंगे? आपका रेवेन्यू का मॉडल क्या होगा, कहां से राजस्व आएगा, ये नहीं पूछा जा रहा है। क्यों नहीं $65, $70 प्रति बैरल अगर पेट्रोल भी कच्चा तेल हो जाता है, तो क्यों नहीं 111 रुपए, 110 रुपए से सस्ता यहाँ पेट्रोल डीजल हो रहा है? ये कोई नहीं पूछता है। हर आदमी वो पैसा दे रहा है और इधर 2,000-5,000 रुपया लेकर महंगा होगा, अभी और महंगा होगा। याद कीजिए अजीत जी, जब झारखंड में ऐलान हुआ था, हम लोगों ने सबसे पहले कहा था कि पेट्रोल महंगा होगा, और वहां महंगा हुआ। ठीक है, आज भी बिहार से सस्ता है, आज भी बिहार से सस्ता है। अब बिहार में भी देखिए, पहले चुनाव के पहले ही कर्जा लेने की बात हो रही है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद यदि आप महीने, 2 महीने, 4 महीने पीछे भी हो जाएंगे देने में, तब कोई चिंता आपको नहीं होगी। अभी जो आप कर रहे हैं, अभी आपको तुरंत देना होगा।
तो इसके लिए आपको कर्जा भी लेना है, दूसरे खर्चों की कटौती भी करनी है, तो जमीन की रजिस्ट्री भी महंगी हो सकती है और पेट्रोल डीजल भी महंगा हो सकता है। यह देखने को मिल सकता है और हमारे आप जैसे जो बिजली के कंज्यूमर हैं उनके लिए बिजली भी महंगी हो सकती है। हाँ, बिजली महंगी भी हो सकती है। हमको तो ये भी समझ में नहीं आता है ज्ञानेश्वर जी की इतनी महंगी बिजली बिहार सरकार क्यों खरीदती है। उसके पुराने जो जो पावर परचेज एग्रीमेंट है उनको आप रद्द करिए, नए एग्रीमेंट करिए, सस्ती बिजली खरीदिए, बिजली के नए प्रोजेक्ट लगाइए, सोलर पावर को आप प्रमोट करिए। ये सब चीजें नहीं हो रही है। महंगी बिजली खरीदेंगे, 7.5-8 रुपए बिजली आप खरीद रहे हैं, 4.5 रुपए आप कंज्यूमर को दे रहे हैं सब्सिडी देकर के, उसका पैसा भी देना है, ऊपर से 125 यूनिट बिजली का अलग से आप देंगे। इतना बर्डन जो बोझ बढ़ेगा उसका रेवेन्यू कहां से आएगा ये नहीं बता रहा है कोई आदमी। उसकी कोई ना पूछ रहा है ना कोई बता रहा है। जब चुनाव हो जाएंगे तो फिर आप देखिए महाराष्ट्र में कैसे हो रहा है कि इसको निकालो, उसको छांटो, उसको काटो। और दिल्ली में 8 मार्च को पैसा ट्रांसफर करने की प्रधानमंत्री ने बात कही थी। अब जुलाई में, आज हम लोग 18 जुलाई को बात कर रहे हैं, अभी तक पैसे नहीं मिले महिलाओं को। तो चुनाव के बाद क्या होगा ये अलग चीज है। बिहार जैसा स्टेट, अच्छा नीतीश कुमार के आपने देखे होंगे उनके पुराने भाषण वायरल कराए जा रहे हैं। जब उन्होंने मना किया था कि 100 यूनिट बिजली नहीं दिया जा सकता, कहां से बिजली देंगे हम, विधानसभा में खड़े होकर के कहा था। और आज 125 यूनिट बिजली दे रहे हैं। तो ये बड़ा पॉलिटिकल डिपार्चर इसलिए है ज्ञानेश्वर जी, लग रहा है, जो हम लोग कहते हैं हमेशा कि अब ये सारी चीजें बीजेपी डिसाइड कर रही है। नीतीश कुमार अगर बेस्ट ऑफ द माइंड में होते तो फ्रीबीज बांटने की योजना शायद बिहार में नहीं चलती। वो अपने सुशासन के ही पोल प्लांग पर टिके रहते। लेकिन ये बीजेपी को एक स्वाद लग गया है, उसके मुंह को ये खून लग गया है कि फ्री में लाडली बहना योजना कर दो, लड़की बहन योजना कर दो, महतारी बंधन कर दो और उसके नाम पर पैसे देकर के वोट ले लो। तो ये बीजेपी का एजेंडा है। ये नीतीश कुमार का एजेंडा कम है, ये बीजेपी का एजेंडा है जिस पर नीतीश कुमार की सरकार अमल कर रही है। अब नीतीश कुमार तो खुद क्या अमल कर रहे हैं, उनकी सरकार अमल कर रही है। चलिए, तो देखिए नीतीश कुमार खुद क्या अमल कर रहे हैं, बीजेपी अमल कर रही है। तो बिहार में वोट खरीदे जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, ऐलान हो रहे हैं, वोट खरीदे जाएंगे। और इस वोट खरीदगी के चुनाव में तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर कैसे निपटेंगे, यह देखने की बात होगी कि क्या सिर्फ यह कहकर कि आइडिया मेरा, एजेंडा मेरा, चुरा कर आप ले गए, नकलची आप हैं, लेकिन चुनाव का फैसला सबके लिए मान्य होता है। तो आगे भी हम बिहार की चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।